डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर जो चल रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसके बारे में हमने छोटे-छोटे स्टेप्स रखने शुरू कर दिए। अपने नन्हे-नन्हे कदमों से आपने एक स्टेप आगे चले, आपने पहला ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट कर लिया है और दूसरा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ना शुरू कर चुके हो, जिसके बारे में आपने पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन इस एनिमल वर्ल्ड में, इस लिविंग वर्ल्ड में फ्लूइड का या सर्कुलेशन का क्या नीड है उसके बारे में बात करी। आपने पढ़ा कि अपने बॉडी में ब्लड के अंदर क्या-क्या कंटेंट्स, किस टाइप के कंटेंट्स पाए जाते हैं, वो सारी बातें हमने कर चुकी हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में। मेन पार्ट होगा आज ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात होगी। मेन बात होगी ब्लड ग्रुप जो हमारे यहाँ है, जो हमारे लिए है, वो है ABO ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात होगी। कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप सर बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है। अरे भाई ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या है वो बात के बारे में बात करें। भाई HIV पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव हो चलेगा, HIV पॉजिटिव ना ही चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज ब्लड ग्रुप में। आज हम ABO ब्लड ग्रुपिंग और RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे और बात होगी ब्लड कोएगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड कोएगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड प्लस ब्लड ग्रुप्स। आज के मेन मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दा है आज का। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी के पास अपने बॉडी फ्लूइड के रूप में, बॉडी फ्लूइड के फॉर्म में एक है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसमें ब्लड वेसल्स एंड उनसे एसोसिएटेड कंपोनेंट्स हैं, और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब बॉडी फ्लूइड में मेन फ्लूइड है हमारा ब्लड एंड लिम्फ। अब कह रहे साइंटिस्ट ने बताया कि अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको किसी का भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। मतलब ये कहानी कहां से शुरू हुई होगी, जरा सोच के देखें कि ब्लड में भी ग्रुपिंग होती है, ब्लड में भी यूनिकनेस होती है, ब्लड में भी स्पेसिफिक टाइप होता है। तो यहां बताएगा कि हमारे ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में यूनिकनेस जो होती है, वो यूनिकनेस जो होती है, उस यूनिकनेस की वजह से हर किसी का ब्लड हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता। किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्सन के, मतलब हर किसी पर्सन के ब्लड में कोई स्पेशल ग्रुपिंग पाई जाती है, उसी टाइप का ब्लड उससे दूसरे वाले को दिया जा सकता है। कह रहे यहां पे ये स्पेसिफिसिटी है, इसी स्पेसिफिसिटी को क्लासिफिकेशन दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया, जिस नाम को हम कहते हैं ब्लड ग्रुपिंग। पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली अगर हम देखें, ग्लोबली एक्सेप्टेड अगर हम देखें, तो दो टाइप का सिस्टम यहां ब्लड ग्रुप में मेनली फॉलो होता है। ये ब्लड ग्रुपिंग है एक्चुअल में क्या, पहले तो हम समझे कि ब्लड ग्रुप्स होते क्या हैं, किसकी वजह से डिफाइन किया गया। तो सबसे पहली चीज जो यहां पे है, यार किसी का ब्लड किसी को जब दिया गया, एक बार क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब लोग एक्सीडेंट होकर के लोगों की ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा था, तो आर्मी मैन को जब ब्लड दिया जा रहा था, तो क्या हो रहा था कि जो लोग वहां पे ब्लड दिए जा रहे थे, डोनेट करने के बावजूद नहीं बच पा रहे थे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो जब सोचा, डॉक्टर्स ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम इसका ब्लड लॉस हुआ, हीमरेज हुआ, हमने ब्लड इसे डोनेट किया, फिर भी ये क्यों नहीं सर्वाइव कर पाया। तो पीछे लॉजिक जानने की कोशिश हुई, और जब लॉजिक जानने की कोशिश की तो पता चला कि इसका ब्लड इसके ब्लड से मैच नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है इन दोनों के ब्लड में। और वहीं से शुरुआत हुई ABO सिस्टम की, जहां पे नाम आता है कार्ल लैंड स्टीनर का। जो ब्लड ग्रुपिंग है, इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति थे कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया कि हमारे ब्लड में स्पेसिफिक टाइप की ग्रुपिंग होती है, जिस ब्लड ग्रुपिंग को इन्होंने नाम दे दिया ब्लड ग्रुप्स में ABO ब्लड ग्रुप। क्या नाम दे दिया? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक स्पेसिफिक सिस्टम जिसे ABO ब्लड ग्रुप कहा जाता है। और ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये एक्चुअल में होते क्या हैं? दे आर द स्पेसिफिक एंटीजेंस। ये ऐसे एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड कार्पसेल्स या सेल्स होती हैं, इनकी सरफेस पे स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन पाया जाता है। उसी एंटीजन के बेसिस पे इन्होंने कहा कि हमारी आरबीसी के सरफेस पे जो स्पेसिफिक एंटीजन है, वो एंटीजन डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है। इस बेसिस पे इन्होंने कहा कि ABO सिस्टम जो सबसे पहला सिस्टम है ब्लड ग्रुप का, जो मोस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इन्होंने डिस्कवर किया, कहा कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो ABO सिस्टम है, जिसमें A, B, AB एंड O, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। जो आरबीसी हमारी होती है, उस आरबीसी की सरफेस पे पाए जाने वाले स्पेसिफिक एंटीजन अगर हम बात करें, तो हमारी आरबीसी, ये हमारी आरबीसी आप मान लो, ये हमारी ऐसे, जब हमारे पास गोलू है तो हम गोलू खुद क्यों बनाए, हम गोलू खुद यहीं से उठा लेते हैं। ये रही हमारी आरबीसी, स्फेरिकल होती है, सबको पता है, सबको पता है। मैमेलियन आरबीसी जो होती है वो स्फेरिकल होती है, मैमेलियन आरबीसी जो होती है वो स्फेरिकल होती है, मैमेलियन आरबीसी जो होती है स्फेरिकल होती है, ये सबको पता है। मान लो ये हमारी 4 तरह की आरबीसी हो गई। थोड़ा सा इसको हम लिख देते हैं, मान लो A, B, AB एंड O, ये 4 ब्लड ग्रुप हो गए, ये हमारी आरबीसी हो गई। ये चारों अलग अलग साइज की बनी, इसीलिए मैं अपने हाथ से ड्रॉ करता हूं सब, इसीलिए अपने हाथ से ड्रॉ करता हूं। इनका तो साइज ही डिफरेंट है भाई साहब, इनका तो साइज ही डिफरेंट है। एक ये हो गई, चलो एक ये हो गई, चलो ये थोड़ी छोटी हो जाओ भाई, हाँ ठीक है, चलो तुम भी हो जाओ बस, चलो तुम भी हो जाओ बस। मान लो सभी ये हमारी 4 डिफरेंट आरबीसी हो गई। इन चारों आरबीसी को जरा कंपेयर करें तो बताया कि हमारी ये जो आरबीसी है, इनकी सरफेस जो होती है, यहां पे स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन मान लो इनको, कह रहे हैं ये स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो हमारे आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये हम मान ले हमारी आरबीसी की सरफेस पे ये टोपा, ये आरबीसी ने कुछ पहन रखा है ऐसे मान ले, कह रहे हैं ये जो आरबीसी है, इसकी सरफेस पे, इसके कपड़ों में कुछ स्पेशल डिजाइन बने हुए थे। साइंटिस्ट ने वही डिजाइन इनके देख लिए, साइंटिस्ट ने इनके इन्हीं डिजाइन्स को देख लिया और बता दिया, जनता को बता दिया, कहा कि ये जो आप देख रहे हो, ये आरबीसी की सरफेस पे, ये हमारी आरबीसी है, ये हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल है, और इस आरबीसी की सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजन पाए जाते हैं। तो अब दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, आपके दिमाग में एक बिजली सी उठ रही होगी कि सर ने बार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, और इस शब्द को सर ने कहा कि ये शब्द है एंटीजन, ये है एंटीजन। सर बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं जिसे एंटीजन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? कह रहे हैं बार बार एंटीजन। तो क्या होते हैं ये एंटीजन? एंटीजन क्या होते हैं? तो पहला तो मतलब समझे एंटीजन का, कि एंटीजन जो बना है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। एंटी प्लस जन, एंटी प्लस जेनेसिस से बना है एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं पहले वो समझो, फिर समझ आएगा कि आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, एंटी का मतलब होता है यहाँ पे, एंटी का मतलब एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी जिसे आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हो, डिफेंस प्रोटीन्स कहते हो,
एंटीबॉडी जेनेसिस का मतलब जनरेटिंग और प्रोडक्शन, जनरेशन या प्रोडक्शन, जनरेट करना, जनरेशन या प्रोडक्शन। एंटीबॉडी जनरेट करने वाले फैक्टर को नाम दे दिया एंटीजन, नाम दे दिया एंटीजन मतलब एनी फॉरेन सब्सटेंस। अब देखो डेफिनेशन बनाते हैं, एनी फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन विदेशी, यानी ये विदेशी मेहमान मतलब बाहरी इंसान या बाहरी चीज, एक ऐसा विदेशी मेहमान जो बॉडी में आने के बाद अ फॉरेन फैक्टर और सबस्टेंस, अ फॉरेन सबस्टेंस which can induce एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी प्रोडक्शन को जो इंड्यूस कर देता है उस फैक्टर को हम एंटीजन कहते हैं। मतलब आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले ये फैक्टर किसी और के शरीर में जाएंगे, वहां एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर देंगे। इसलिए इन प्रोटीन्स का, इन फैक्टर्स का या इन स्पेसिफिक सरफेस केमिकल्स का नाम रख दिया एंटीजन। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल प्रोटीन ही होती है एंटीजन। एंटीजन हमेशा प्रोटीन नहीं होती। एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकती है, एंटीजन कोई और फैक्टर, नॉन प्रोटीन फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कोई ओलिगोसैकेराइड भी हो सकती है, शुगर भी हो सकती है। कोई भी बाहरी चीज अगर शरीर में आकर के आपके बॉडी की आर्मी को एक्टिवेट कर दे, एनी फॉरेन सब्सटेंस एक्टिवेट योर बॉडी आर्मी, आपके शरीर की आर्मी को, आपकी एसटीएफ आर्मी को एक्टिवेट कर दे, कोई भी बाहरी, तो वो आपकी बॉडी की आर्मी को एक्टिवेट करने वाले उसी फैक्टर का नाम होता है एंटीजन। एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट बनाई जाती है, एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट बनाई जाती है, तो एंटीबॉडी का नाम रखा है इसलिए। एंटी का मतलब होता है एंटीजन, बॉडी, एंटीजन के अगेंस्ट जो बॉडी होती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं, और एंटीजन का मतलब होता है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इंड्यूस कर दे। तो यहां देखें आरबीसी की सरफेस पे कोई ऐसा फैक्टर, इसे कह रहे हैं ए एंटीजन। यहां देखो इसे कह रहे हैं ए एंटीजन। देखेंगे इसे सभी लोग। इस आरबीसी की सरफेस पे साइंटिस्ट ने एक नाम दिया ए एंटीजन, ए एंटीजन है ये, और यहां इसका नाम दिया गया, इसका नाम दिया बी एंटीजन, इसका नाम दिया बी एंटीजन, तो इसे कह रहे हैं बी एंटीजन। और एक ऐसा फैक्टर जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन है, ए एंड बी बोथ एंटीजन। आरबीसी की सरफेस पे ये दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप देखो, इस पे कोई एंटीजन नहीं है। ओ मतलब नील, जीरो, यहां पे ओ का मतलब नील है, नील, जीरो बटा सन्नाटा है ये, और ये जीरो बटा सन्नाटा, नो एंटीजन। ए और बी एंटीजन दोनों एब्सेंट हैं, नाइदर ए नॉर बी, नो एंटीजन, मतलब यहां पे ए और बी जैसा कुछ भी नहीं। तो आरबीसी की सरफेस पे कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए गए जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। तो उन एंटीजन के प्रेजेंस के बेसिस पे ब्लड ग्रुप बताया गया कि ह्यूमन पॉपुलेशन में ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप, ए होगा तो उसके ब्लड में आरबीसी पे ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी में ए और बी दोनों होगा, और ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आपके पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं नॉर्मली। अब अगर इन चारों के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है, अगर एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी इनके ब्लड में, मतलब जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए होगा उसके ब्लड में एंटीजन ए होगा। ध्यान से सुने सभी लोग, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके पास एंटीजन ए होगा। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा, ए बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होगा, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसकी आरबीसी पे कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप बताया। इन चारों ब्लड ग्रुप वालों में जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी जो होगी, ए वाला ब्लड ग्रुप, समझे ध्यान से, जिसके पास ए है, ए एंटीजन उसका अपना खुद का है, ए उसका अपना खुद का है, तो वो ए के अगेंस्ट नहीं होगा। ए उसके बॉडी का खुद का ब्लड ग्रुप है तो वो ए को अपना मानेगा। लेकिन जब उसके बॉडी में कोई और एंटीजन आए, जैसे बी एंटीजन उसके बॉडी में चला जाए, या बी एंटीजन के अगेंस्ट, याद रखें ए ब्लड ग्रुप वाला किसके अगेंस्ट फाइट करेगा, बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट फाइट करेगा। इसलिए इसके पास एंटीबॉडी जो होती है उसे कहते हैं एंटी बी एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी होती है। तो यहां पे आप देखो एंटीजन और एंटीबॉडी में फर्क समझे। एंटीजन वो फैक्टर है, एंटीजन वो फैक्टर है जो फैक्टर एंटीजन के, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। एंटीजन वो है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ए एंटीजन जिसका होगा वो उसका खुद का होगा, तो एंटीबॉडी वो किसके अगेंस्ट बनाएगा, किसी और एंटीजन, और वो और एंटीजन कौन सा है, बी एंटीजन। तो ये देखें ए वाले के बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी। ए वाले में एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन। एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट बनेगी, और बी एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी ये बनाएगा एंटीबॉडी। ए वाले में एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन। एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट बनेगी, और बी एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी ये बनाएगा एंटी बी एंटीबॉडी, ये बनाएगा एंटी बी एंटीबॉडी। और उसी तरीके से आप देखें, यहां देखें ए बी ब्लड ग्रुप वाले को देखें, ध्यान से समझें। कह रहे हैं ये जो ए बी वाला है ना, इसके पास ए बी है, बी भी है, इसके पास इसके दोनों हाथ में इधर ए इधर बी दोनों एंटीजन एक साथ प्रेजेंट है। ये दोनों को अपना मानता है, इसलिए दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाता है, दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो इसके बाद इसके पास अगर आप देखोगे नाइदर ए नॉर बी, दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाता है। ऐसे लोगों के ब्लड में ए और बी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। लेकिन जब हम बात करते हैं ओ, जिसके अंदर कोई एंटीजन ना तो ए है ना तो बी है, तो इसको अगर ए का ब्लड दे दोगे, बी का ब्लड दे दोगे, या इसके बॉडी में एंटीजन ए या बी दोनों जाएगा, वो इसको अपना नहीं समझेगा, जो अपना नहीं है उसको ये मार गिराएगा, इसको ये अपने से अलग समझेगा। इसलिए उसको मारने के लिए तुरंत अपनी आर्मी को एक्टिवेट कर देगा। मतलब ये जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, इसके लिए ए और बी दोनों पराये हैं, और उन दोनों परायों के लिए क्या बनाएगा, बोथ एंटीबॉडी, बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी होगी। दोनों एंटीबॉडी इसके पास प्रेजेंट होती है। मतलब याद रखेंगे एंटीजेंस जो है यहाँ पे, जो ब्लड ग्रुप के एंटीजन है एबीओ सिस्टम में, एबीओ सिस्टम, ये सारे के सारे एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होते हैं। और एंटीबॉडीज जो होती है, ये एंटीबॉडीज कहां पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज मैंने पहले बताया था ब्लड प्लाज्मा में, इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम में पाई जाती हैं, सीरम में, प्लाज्मा में। तो आप देखो एंटीबॉडी कहां होंगी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं ब्लड प्लाज्मा में, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एंटीजन आरबीसी सरफेस पे पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। तो एंटीजन एट द सरफेस ऑफ आरबीसी, एंटीबॉडी एट द सरफेस ऑफ प्लाज्मा। ए ब्लड ग्रुप वाले में ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी वाले में ए और बी दोनों एंटीजन, और ओ वाले ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है।
और यहां पे देखें, यहां पे जब एंटीबॉडी की बात करेंगे तो ए में होगी अगेंस्ट बी, बी में होगी अगेंस्ट ए। जब ए बी दोनों होगा तो किसी से दुश्मनी नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कह रहे कोई दुश्मनी इन्होंने ए बी से नहीं कर रखी है, लेकिन ये दोस्त सबका है, इसकी दोस्ती सबसे, इसलिए बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा सेल्फिश भी है। अभी आप समझोगे ये ब्लड डोनेट करने के लिए सेल्फिश है, ये सबको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन ब्लड इसे मिल सकता है सबसे, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसेप्टर, इसके पास दोनों एंटीजन ए और बी है, तो इसे ए ब्लड ग्रुप दोगे उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा, बी ब्लड ग्रुप दोगे उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा, ए बी ये खुद है ही, और ओ जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता ये उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। जरा देखिए ध्यान से समझे क्या कांसेप्ट है ब्लड ग्रुप का। आपकी आरबीसी की सरफेस पे स्पेसिफिक एंटीजन पाए जाते हैं जो आपके यूनिक होते हैं। साइंटिस्ट ने बताया 4 तरह के यूनिकनेस होती है। एक ग्रुप होता है जिसमें ए ब्लड ग्रुप होता है, एक जिसमें बी ब्लड ग्रुप होता है, एक जिसमें ए बी और एक जिसमें होता है ओ ब्लड ग्रुप। सब जेनेटिक्स जीन का खेल है। ह्यूमन पॉपुलेशन ये है, जीन्स का याद रखेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये ब्लड ग्रुप सिस्टम डिपेंड करता है जीन्स पे। जेनेटिक्स पे आप पढ़ोगे, जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ये जो कांसेप्ट इसमें है ब्लड ग्रुप्स का, ये जो ब्लड ग्रुप्स का कांसेप्ट है वो अगर आप देखोगे, ये जो ब्लड ग्रुपिंग एबीओ ग्रुपिंग का सिस्टम है, ये जो ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है, एबीओ ग्रुपिंग का सिस्टम है, इसमें अगर आप देखोगे पूरा का पूरा जो कांसेप्ट है ये जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है, जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है, जीन्स पे डिपेंडेंट है। इसे कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे, यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है, जेनेटिक्स में पढ़ोगे मल्टीपल एलीलिज्म पे डिपेंडेंट है ये, मल्टीपल एलीलिज्म पे डिपेंडेंट है ये। और मल्टीपल एलीलिज्म क्या कहता है? मल्टीपल एलीलिज्म कहता है जब कई सारे जीन्स मिलकर के किसी एक फैक्टर को कंट्रोल करते हैं उसे मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। बाद में पढ़ोगे, अभी कुछ मत पढ़ो, अभी बस ये समझो कि आपकी जो यूनिकनेस है आरबीसी के सरफेस पे, आपके जो ब्लड ग्रुप है एबीओ सिस्टम में, एबीओ ग्रुपिंग जो होती है, एबीओ ग्रुपिंग में ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। एबीओ ग्रुपिंग में ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप्स की मैं बात करता हूं, ब्लड ग्रुप्स की मैं बात करता हूं, तो ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो 4 तरह के हो गए, ए बी एंड ओ। ये जो ब्लड ग्रुप है अगर हम बात करें, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी, जरा टेबल जैसा बना लेते हैं, समझते हैं। ए वाला अपना ब्लड ए को दे सकता है, ए अपना ब्लड ए को दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप अपना ब्लड बी को, ए बी अपना ब्लड ए बी को, अपना ब्लड ओ को दे सकता है। पहली चीज ये बहुत ही कॉमन है, जिसका जो ब्लड है वो अपने सेम वाले को डोनेट कर सकता है। सारे ब्लड में ये खासियत है, जिसका ब्लड जिससे सेम है वो उसे डोनेट कर सकता है आसानी से, आराम से डोनेट करो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन उठता है, जैसा कि हम जानते हैं ओ ब्लड ग्रुप, ओ मतलब 0 है, नील, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन इन आरबीसी सरफेस, नो एंटीजन, इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, नहीं है कोई एंटीजन। तो ऐसे में क्या कहता है ये जो है ओ किसी को भी ब्लड जब डोनेट करता है तो हर कोई इसे अपने जैसा समझता है। मैंने कहा एंटीजन का मतलब जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करे, ये इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो इनके बॉडी में उसको कोई नुकसान नहीं होता, ट्रांसफर कर सकते हो आराम से। जब इसके सरफेस में ना तो ए बी दोनों एंटीजन नहीं है तो इसको किसी को भी दिया जा सकता है, याद रखेंगे। इसी ब्लड ग्रुप में ओ को, ओ ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल ये डोनर है भाई साहब, बिकॉज इनके सरफेस पे कोई एंटीजन आरबीसी सरफेस पे नहीं पाया जाता। और वहीं ये देखो एबी को देखो, ये जो एबी सबका भाई बना हुआ है, क्या ये ब्लड ग्रुप दे तो केवल एबी को सकता है, लेकिन ले किसी से भी सकता है। ये देखो इसने ओ से ब्लड ले लिया, इसने ओ से ब्लड ले लिया, ये ए बी से ब्लड ले ही रहा है, ये बी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि इसके पास ए बी एंटीजन है, ए बी है, बी एंटीजन भी है, कह रहा है ये ए से भी ले सकता है ब्लड और बी से भी ब्लड ले सकता है। इसीलिए ए बी इज, इसे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो ये यूनिवर्सल रिसीवर है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इसके पास दोनों एंटीजन है इसलिए ये एंटीबॉडी नहीं बनाता। और ओ वाले के पास कोई एंटीजन ही नहीं है तो जिसकी बॉडी में चाहो उसको ट्रांसफर कर दो। हाँ, ओ वाला ब्लड केवल ओ से ही ले सकता है, इसलिए ओ की अगर हम बात करें रिसीव करने की तो ओ कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ओ बट डोनेट टू एवरीवन, ये अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। ये एबीओ सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं अभी मैं, क्योंकि अभी एक और सिस्टम पढ़ना बाकी, आरएच फैक्टर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट पढ़ना बाकी, आरएच ब्लड ग्रुपिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझेंगे। लेकिन पहले आप समझे, मैंने क्या बताया, मैंने कहा ह्यूमन पॉपुलेशन में हमारी ये ब्लड ग्रुपिंग में कहा कि एक ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है एबीओ, एक होता है आरएच सिस्टम। ये दोनों सिस्टम हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, इनको ही मेनली हम कंसीडर करते हैं ब्लड डोनेट करने के टाइम। इसमें से एबीओ सिस्टम जो होता है, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि ह्यूमन पॉपुलेशन ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप बेस्ड अपॉन सरफेस एंटीजन, जो आरबीसी की सरफेस एंटीजन पाए जाते हैं, ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, और एक भी एंटीजन नहीं है। तो इस तरह से 4 तरह के हमारे ब्लड ग्रुप बन गए। उनमें से ओ अपना ब्लड किसी को डोनेट कर सकता है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है, और ए बी जो है इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस होती, ये सारे एबीओ को अपना दोस्त समझता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, और ये सब खेला जीन्स का है, जहां पे जीन्स मिलकर के आपके इस चीज को, जीन्स का मतलब ये आपके पेरेंट्स ने आपको ये ब्लड ग्रुप्स दिए हैं, पेरेंट्स ने आपके ब्लड ग्रुप दिए हैं, माँ बाप का, माता पिता का, मदर फादर का, जो ब्लड ग्रुप होता है, जिस तरह का ब्लड ग्रुप होता है, उनके जीन्स का ही कॉम्बिनेशन जो बनता है, बिंगो, वही आपका ब्लड ग्रुप बनता है। फादर एंड मदर का ब्लड ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप में जब मैच होता है तभी आपका ब्लड ग्रुप बनता है, मतलब हाफ पार्ट आपको फादर से, हाफ पार्ट आपको मदर से मिलता है, देन योर ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड। ये जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, यहां अभी इसकी कोई जरूरत नहीं समझता हूं, अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर कभी टाइम मिला तो वो बता दिया जाएगा, अभी जरूरत नहीं है उसकी। तो देखिए ये तो हो गया एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम ये हो गया। अब कह रहे हैं अगला केस नेक्स्ट देखते हैं, एक और ग्रुपिंग है आरएच की, एक और ब्लड ग्रुप आया आरएच का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, एमआईएमपी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके दिमाग में सबसे पहली चीज है, एक तो मैंने बताया एंटीजन एंटीबॉडी में डिफरेंस, एंटीजन वो होता है जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, और एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन के अगेंस्ट बनाई जाती है, सिंपल। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज आरएच फैक्टर। कह रहे आरएच फैक्टर क्या होता है बबुआ, कह रहे आरएच फैक्टर में सबसे पहली चीज आरएच जो है, ये आरएच का मतलब होता है एक मंकी, एक बंदरवा, रीसस मंकी से लिया गया है आरएच। ये जो आरएच नाम आया है एक मंकी से आया है, जो रीसस मंकी, एक नॉर्मल बंदर जो आपके घरों के आसपास दिखाई देता है, रीसस मंकी, लाल मुंह, बड़े मुंह वाला लंगूर नहीं, काले मुंह वाला लंगूर नहीं, जो रेड छोटे छोटे साइज के बंदर दिखाई दे रहे हैं वो रीसस मंकी। कह रहे उसी के ब्लड में लैंड स्टीनर एंड वीनर, कह रहे लैंड स्टीनर में पहले ही बता दिया था, कह रहे अब लैंड स्टीनर के साथ, लैंड रोवर के साथ लैंड स्टीनर एंड वीनर भी आ गए।
कह रहे अब कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ये दोनों लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, ये दोनों लोग मिल करके बता रहे हैं आपको क्या, रीसस मंकी। कह रहे रीसस मंकी जो है, ये जो बंदर है, इसके बॉडी में साइंटिस्ट ने एक नए ब्लड ग्रुप की खोज कर दी। कह रहे ए बी के अलावा, ए और बी के अलावा साइंटिस्ट ने बताया कि एक और फैक्टर आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है। कहते हैं अदर देन ए एंड बी, अदर देन ए एंड बी एंटीजन, ए एंड बी एंटीजन, another antigen was discovered, another antigen was discovered, another antigen was discovered at the surface of RBC, at the surface of RBC की सरफेस पे एक नया एंटीजन खोज दिया गया, that was called RH फैक्टर। इसी फैक्टर को RH फैक्टर कहा गया, रीसस मंकी के नाम पे इसका नाम RH फैक्टर रखा गया है। RH फैक्टर जिसमें प्रेजेंट होगा, इफ प्रेजेंट, जिन लोगों में ये प्रेजेंट होगा उन्हें कहते हैं RH पॉजिटिव। क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव कहते हैं। जिसमें होगा वो RH पॉजिटिव होगा। इफ एब्सेंट, किसी व्यक्ति में अगर ये एब्सेंट होता है, नहीं होता, तो इसे RH नेगेटिव कहते हैं। तो इसका मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन RH फैक्टर के बेसिस पे दो तरह की RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। आपको जानकर के ये हैरानी होगी, ह्यूमन की 80 to 90% पॉपुलेशन, एनसीईआरटी के हिसाब से 80% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड वाइड है वो RH पॉजिटिव है। मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। आरबीसी की सरफेस पे एक और फैक्टर खोजा गया ए बी ओ के अलावा। अब देखें, अब कह रहे हैं ए बी और ओ के अलावा एक और फैक्टर आ गया आरबीसी की सरफेस पे, एक और फैक्टर आ गया आरबीसी की सरफेस पे। ये आरबीसी, ये चार तरह की आरबीसी। कह रहे इसके ऊपर पहले मैंने बताया ए एंटीजन था, इसके पास बी एंटीजन था, इसके पास बी एंटीजन था, इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन था। ये सब पढ़ लिया। कह रहे हैं ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ऐसा होगा। और कह रहे हैं एक भी नहीं होगा, नील है। तो ए बी ओ तो हमने बता दिया। अब कह रहे हैं एक और फैक्टर खोज दिया। ये देखो, कह रहे हैं ये एक और खोज दिया, एक और नया खेला। कह रहे हैं जिसके पास एक और फैक्टर होगा, इसके पास एक और फैक्टर होगा, इसे कहेंगे RH फैक्टर। क्या कहेंगे, RH फैक्टर कहेंगे। कह रहे हैं ए एंटीजन के साथ RH फैक्टर। इधर देखो, इधर कह रहे हैं बी एंटीजन के साथ RH फैक्टर। RH फैक्टर कह रहे हैं जिसमें ये RH फैक्टर प्रेजेंट होगा, RH फैक्टर प्रेजेंट होगा। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में ये 80% पॉपुलेशन में RH फैक्टर हो सकता है। तो कह रहे हैं ये 80% पॉपुलेशन में जो RH फैक्टर होता है, ऐसे लोगों के ब्लड ग्रुप को हम नाम देते हैं ए पॉजिटिव। ऐसे लोगों के ब्लड ग्रुप को नाम देते हैं ए पॉजिटिव, ये है बी पॉजिटिव, ये है ए बी पॉजिटिव, ये है ओ पॉजिटिव। कह रहे हैं इनमें ए बी के अलावा अगर एक्स्ट्रा फैक्टर, कह रहे हैं जो मनबंदर में खोजा गया था, इसलिए नाम रख दिया RH फैक्टर। जब ये RH फैक्टर इनमें से किसी के पास भी होगा उसे हम कहेंगे, जिसमें होगा उसे कहेंगे ए पॉजिटिव, बी में होगा तो बी पॉजिटिव, ए बी में होगा तो ए बी पॉजिटिव, और ओ में होगा तो ओ पॉजिटिव कहेंगे। और इसका दूसरा पार्ट जिसमें नहीं होगा, कह रहे हैं इसमें जिसमें नहीं होगा वो होंगे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। इसका मतलब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि O पॉजिटिव में ए बी एंटीजन नहीं है, लेकिन O RH एंटीजन प्रेजेंट है। एक और बात नोट कर सकते हो आप, RH एंटीजन को हम डी एंटीजन भी कहते हैं। साइंटिस्ट ने इसे RH एंटीजन को डी एंटीजन भी कहा है, RH एंटीजन का नाम। जैसे ABO सिस्टम है, AB के अलावा O और डी एंटीजन, एक और एंटीजन खोज दिया गया, डी एंटीजन। RH एंटीजन को डी एंटीजन भी कहते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने रीसस नाम के मंकी में ये खोज दिया, ये खोज निकाला और नाम दे दिया, कह रहे हैं अनदर फैक्टर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ आरबीसी। और इस बेसिस पे पॉपुलेशन में जो आरबीसी हुई, या तो RH पॉजिटिव होगी तो ए पॉजिटिव है, RH नेगेटिव है तो ए नेगेटिव है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, अब इन सब में देखो, उस पिछले वाले पेज में जो यूनिवर्सल डोनर और रिसेप्टर पड़ा था, अब देखो, अब यहाँ पे O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है या O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप सोच के देखो, RH फैक्टर के ऊपर बेसिक और सवाल कह रहे हैं O ब्लड ग्रुप और O नेगेटिव में कौन यूनिवर्सल डोनर है। और याद रखेंगे यूनिवर्सल डोनर वही हो सकता है जिसकी सरफेस पे कोई एंटीजन ना हो, ताकि वो किसी बॉडी में अगर दिया भी जाए तो वहां रिएक्शन ना करे। तो इस हिसाब से O नेगेटिव ऐसा ब्लड है जो यूनिवर्सल डोनर होगा। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। O नेगेटिव में नाइदर A नॉर B नॉर डी एंटीजन, ए बी और डी तीनों एंटीजन गायब है, इसे कह रहे हैं O नेगेटिव। तो यहां पे अगर पूछा जाए मोस्ट यूनिवर्सल डोनर, मोस्ट कॉमन यूनिवर्सल डोनर, जो यूनिवर्सल डोनर होगा RH पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझोगे, कोई एंटीजन नहीं है, वो है O नेगेटिव, नो एंटीजन एट द आरबीसी सरफेस। इसकी सरफेस पे ना तो A एंटीजन है, ना B एंटीजन है, ना RH एंटीजन है। नो एंटीजन कौन सा, नाइदर A नॉर B नॉर RH, कोई भी नहीं है इसके पास यूनिवर्सल डोनर। और उसी तरीके से जस्ट अपोजिट कर दें, मोस्ट यूनिवर्सल रिसेप्टर, मोस्ट यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो यहां पे कौन आ जाएगा बच्चों, यहां पे कौन आ जाएगा, वो जिसके पास तीनों एंटीजन प्रेजेंट हो, वो जिसके पास ए भी है, वो जिसके पास बी भी है, और वो जिसके पास RH भी है, उसे कहेंगे ए बी पॉजिटिव, हर मामले में पॉजिटिव है, ए बी बी और RH भी। तो कह रहे हैं इसे हम मोस्ट यूनिवर्सल रिसेप्टर कहेंगे। ऑल एंटीजेंस आर प्रेजेंट, ऑल एंटीजेंस एट आरबीसी सरफेस। यहां पे जो एंटीजन की बात हो रही है वो कौन सा एंटीजन है, वो एंटीजन है ए, वो एंटीजन है बी, वो एंटीजन है RH। ऑल द थ्री एंटीजन आर प्रेजेंट टुगेदर। यहां पे कोई एंटीजन नहीं है इस खेला के बेसिस पे। ये यूनिवर्सल डोनर, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब ये जो तीनों एंटीजन है इसके पास, इसलिए नो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड, नो एंटीबॉडी प्रोड्यूस। इसके बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। किसी का भी ब्लड दो, ए वाले को दो, कह रहा मैं रेडी हूं, बी वाले का ब्लड दो, मैं रेडी हूं, RH फैक्टर दो, कह रहा मैं रेडी हूं। क्यों, मेरे पास तीनों के तीनों एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। मैं आपके ए बी और RH को तीनों को अपना मानता हूं। वहीं O वाले के पास ना तो A है, ना B है, ना RH है। इसे किसी को भी डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों ये यूनिवर्सल डोनर है, तो बताएंगे कोई एंटीजन नहीं है,
कोई पूछेगा क्यों यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो बताओ इसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है। इन प्लाज्मा, याद रखेंगे, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है और एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होते हैं, और यही डिसाइड करते हैं ब्लड ग्रुप को। और इसी बेसिस पे, आरएच फैक्टर के बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है वो है एक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। कंसेप्ट यहां आकर के खत्म होता है ब्लड ग्रुप का फिटालिस पे। ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझे होता क्या है एरिथ्रोब्लास्टोसिस प्लस फिटालिस। फिटालिस का मतलब होता है फीटस, डेवलपिंग फीटस। जब मदर की बॉडी में बच्चा डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, उसे फीटस कहते हैं। डेवलपिंग बेबी इन मदर्स वॉम्ब, जब बेबी मदर बॉडी में होता है आफ्टर 2 मंथ्स, 9 मंथ तक, उसे 3rd मंथ से लेकर 9 मंथ तक इस बेबी को हम फीटस कहते हैं। तो डेवलपिंग बेबी इन द मदर्स बॉडी इज फीटस। और दूसरा एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब डेथ ऑफ जो आरबीसी बनाने वाली सेल होती है, कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट। उन्हीं आरबीसी बनाने वाली सेल्स की जो फादर होते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, कह रहे हैं डेथ ऑफ आरबीसी फॉर्मिंग सेल्स। आरबीसी फॉर्मिंग सेल्स कह रहे हैं कि आरबीसी बनाने वाली सेल्स की डेथ हो जाती है, उसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। किसके केस में होती है? फीटस के केस में होती है, इसलिए नाम रखा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो न्यूबॉर्न से रिलेटेड है, इसलिए इसे कहते हैं डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद न्यूबॉर्न, एचडीएन, जिसे कहते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एसोसिएटेड विद न्यूबॉर्न, जिसे नियोनैटल कहा जाता है। नियोनैटल। अब इस डिजीज का क्या लेना देना? याद रखेंगे ये डिजीज रिलेटेड है, ये डिसऑर्डर रिलेटेड है उन बच्चों से जिनके मदर का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप दोनों एक दूसरे से मिसमैच हो गया आरएच फैक्टर के बेसिस पे। ध्यान से सुने, ये तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल व्हेन मदर्स ब्लड ग्रुप, मदर इज, जो प्रेग्नेंट मदर है वो आरएच नेगेटिव ब्लड वाली है। जब मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होगा, याद रखेंगे ये तभी होता है जब मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होता है। मदर्स ब्लड इज आरएच नेगेटिव एंड द फीटल ब्लड जो बेबी डेवलप हुआ है उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा। जब डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब बच्चा आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, ये उसी केस में होगा, बाकी और कोई केस ऐसा नहीं होगा जिस केस में मदर और बेबी के बीच में कोई नुकसान हो सकता है। और इस बच्चे का आरएच पॉजिटिव कैसे हुआ, मदर आरएच नेगेटिव है? याद रखेंगे ये भी जेनेटिक्स का खेल है। फादर पॉजिटिव था इसलिए बच्चे का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। मतलब अगर फादर का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा। अपोजिट कर दो, कह रहे फादर हो या मदर, ध्यान रखें ये फादर हो या मदर हो, बच्चे का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव किसी भी एक पेरेंट का, जैसे मान लो मैंने लिखा ये फादर का ब्लड ग्रुप था, ये मदर का ब्लड ग्रुप था, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि फादर ने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, क्या हमेशा फादर ट्रांसफर करता? नहीं। अगर इसी का उल्टा कर दो, अगर मदर आरएच पॉजिटिव है, फादर आरएच नेगेटिव है, तब भी बच्चा आरएच पॉजिटिव ही होगा। मतलब दो पेरेंट में से एक पेरेंट भी अगर आरएच पॉजिटिव है तो बच्चा आरएच पॉजिटिव होगा। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है, ये जो प्रॉब्लम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये किस केस में होती है, ये कौन सी कंडीशन में होती है? ये हमेशा उसी कंडीशन में होती है जब मदर आरएच नेगेटिव हो और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो। बस केवल यही केस प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, केवल यही प्रॉब्लम पैदा कर सकता है यदि इफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बात कर रहे हैं, जो बच्चा डेवलप हो रहा है, मान लो ये है एम्ब्रियो यहां मदर बॉडी में, मदर की वोम्ब में, यहां जो डेवलप हो रहा बेबी है ये है डेवलपिंग बेबी, डेवलपिंग पीटस जो मदर के वोम्ब में डेवलप हो रहा है, और ये है प्रेग्नेंट मदर, ये है मदर। और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो मदर जो है वो आरएच पॉजिटिव ना होकर के आरएच नेगेटिव है, और बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव है। ये केवल इसी कंडीशन की प्रॉब्लम है। ध्यान से सुने, नॉर्मली ये मदर और बच्चे, मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड एक दूसरे से पूरी तरह से सेपरेटेड है। ये देखें, ये मदर का जो ब्लड है वो बच्चे के ब्लड से पूरी तरह से सेपरेटेड रहता है। एक मेम्ब्रेन जो इन दोनों के ब्लड को सेपरेटेड रखती है। द ब्लड ऑफ बोथ मदर एंड फीटस इज वेल प्रोटेक्टेड, वेल प्रिवेंटेड। कह रहे मिक्सिंग, इनके ब्लड में मिक्सिंग से बचाती है एक मेम्ब्रेन। नॉर्मली इनके पास एक मेम्ब्रेन जो हमेशा इनके ब्लड की मिक्सिंग को रोकती है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है? इस मेम्ब्रेन का नाम है प्लेसेंटा। देखिए, एक मेम्ब्रेन है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। ये एक ऐसा बैरियर है जो दोनों के ब्लड को सेपरेट रखता है, प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मली अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मली इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ मैटरनल, मदर का जो ब्लड है, मैटरनल एंड फीटल ब्लड को ये एक दूसरे से मिक्स नहीं होने देता। इसलिए शुरुआत में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मदर को ना बच्चे को। अब सुने, ये पहला बच्चा है, ये पहली प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी मान ले, ये है फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहला बच्चा इस मदर का, फर्स्ट प्रेगनेंसी इस मदर की है, और इसके बॉडी में वॉर्म में डेवलप हो रहा बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव निकला। फादर आरएच पॉजिटिव था तभी है क्योंकि मदर आरएच नेगेटिव ऑलरेडी, लेकिन एक पेरेंट भी पॉजिटिव है तो बच्चा आरएच पॉजिटिव ही होगा 100%। इसलिए मैंने आपसे कहा 80% पॉपुलेशन कैसी है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आरएच पॉजिटिव है। एक पेरेंट भी पॉजिटिव है तो बच्चे पॉजिटिव ही होंगे। क्लियर? अब अगर मदर नेगेटिव है, अब क्या होगा? ध्यान से सुने, अब कंडीशन चेंज हो रही है, वातावरण बदल रहा है, कंडीशन चेंज हो रही है। मदर जो थी वो अपने बच्चे को अपने बॉडी में लिए डेवलप कर रही है। अब टाइम आया, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, कह रहे हैं नॉर्मली तो ब्लड में कोई मिक्सिंग हुई ही नहीं, नॉर्मली तो ब्लड में मिक्सिंग हुई ही नहीं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कंडीशंस दे रहे हैं हम कंडीशन दे रहे हैं। व्हाट इफ, क्या होगा अगर, इफ देयर इज एक्सीडेंटल मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अगर मदर का ब्लड फीटस के ब्लड से या फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से एक्सीडेंटली मिक्स कर जाए, जैसे मदर जब प्रेग्नेंट थी उस समय किसी मिसकैरियज की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से अंदर ही अंदर इंटरनली बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, अगर इंटरनली ही बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई और यार किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से इस बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड में लीक हो गया, मदर की बॉडी में लीक हो गया, एक्सीडेंटल मिक्सिंग हो गई,
मदर के ब्लड में फीटस का ब्लड या तो मिक्स हो जाए एक्सीडेंटल मिक्सिंग हो जाए, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है और सिजेरियन चाइल्ड के केस में आपको पता है सिजेरियन में सर्जरी की जाती है, कट्स लगते हैं, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाए। ध्यान से सुनिए, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बर्थ के टाइम, या तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट कोई एक्सीडेंटल मिक्सिंग हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, चाइल्ड बर्थ के दौरान अगर इफ ब्लड ऑफ बेबी मिक्सेज विद मैटरनल ब्लड, तो ये कंडीशन आपको अब समझनी होगी। किसी वजह से अगर बेबी का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाए, नॉर्मली नहीं होता, इसका मतलब ये जो कुछ भी है अब नॉर्मल है, और इस अबनॉर्मल कंडीशन में या तो जन्म के समय या एक्सीडेंटल मिक्सिंग की वजह से मदर का ब्लड बेबी के ब्लड से और बेबी का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो गया, और ऐसे में जैसे ही बेबी का ब्लड मदर के ब्लड में जाएगा, ये देखो ये था बेबी, और इस बेबी के बर्थ के समय कुछ लीकेज की वजह से एक्सीडेंटली इस बेबी का ब्लड RH एंटीजन जिसमें था, इस RH एंटीजन को इसने लीक कर दिया। RH एंटीजन, खूब सारे RH एंटीजन जो पहले बेबी में थे अब मदर के ब्लड में चले गए। ये सारे RH एंटीजन मदर में जा रहे हैं। वो कौन सी मदर है? ये मदर है RH नेगेटिव, मतलब RH नेगेटिव के शरीर में हमने RH फैक्टर ट्रांसफर कर दिया, R फैक्टर ट्रांसफर कर दिया। ये सारे R फैक्टर मान लो, ये सब R फैक्टर है, ये सब RH एंटीजेंस हैं। क्या है ये? RH एंटीजेंस है। तो इस तरीके के एंटीजेंस अगर बेबी के बॉडी से मदर की बॉडी में जाएंगे, और मैंने क्या कहा था, एंटीजन वो है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, मतलब जब ये एंटीजन मदर के ब्लड में जाएगा तो मदर की बॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट, ये पहले बेबी की तो बर्थ होने लगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एक एक स्टेप समझेंगे। चाइल्ड बर्थ हो रही है, डिलीवरी के टाइम पे बेबी की जब बर्थ हुई, पहला बर्थ तो सेफली हो गया, फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हो गया, लेकिन यहां पे बर्थ के समय खूब सारा एंटीजन मदर को दे आया, मदर को इसने खूब सारा एंटीजन दे दिया बर्थ के टाइम पे। मैंने कहा खतरनाक हो सकता है। अब कैसे खतरनाक हुआ, ध्यान से सुने। अब कंडीशन नंबर 2, आफ्टर बर्थ क्या होगा? फर्स्ट बेबी की बर्थ हो गई है, फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हो चुका है, और मदर की बॉडी में खूब सारे RH एंटीजन आ चुके हैं, ये RH ये एंटीजन है। क्या है? एंटीजन आया, और मैंने कहा एंटीजन जब आएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, जो मदर का ब्लड है, मदर की इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी, मदर्स इम्यूनिटी एक्टिवेटेड, मतलब अब मदर की इम्यूनिटी एक्टिव मोड पे लग जाएगी, और जैसे ही एक्टिव हो जाएगी, याद रखेंगे, अब क्या करेगी? ये बुलेट्स बनाना शुरू करेगी। ये क्या करेगी? ये एंटी-RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। जैसे ही एंटीजन आएगा, नाउ मदर विल एक एक स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर विल प्रोड्यूस व्हाट? एंटी-RH एंटीजन के अगेंस्ट था, तो एंटी-RH एंटीबॉडीज बनाएगी मदर की बॉडी में, RH फैक्टर के अगेंस्ट एंटी-RH एंटीबॉडीज बन जाएंगी, खूब सारी एंटीबॉडी अब मदर बनाएगी टू डिस्ट्रॉय और टू इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंटीजन। इन एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी, एंटीजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी, टू न्यूट्रलाइज एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज करना है, शांत करना है, क्योंकि एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस है, एंटीजन वो फैक्टर है जो बाहरी, और मदर की इम्यूनिटी ऑटो एक्टिवेट होकर के उसे ऑफ करने की कोशिश करेगी, और ऐसे में मदर का इम्यून रिस्पांस, अब पहला बर्थ तो हो गया, मदर ने पहले बच्चे को तो सेफली बर्थ दे दी, लेकिन अब क्या होगा? आने वाली प्रेगनेंसी खतरनाक हो जाएंगी। अब देखें, कह रहे हैं अब सेकंड प्रेगनेंसी की बात करें। अब नाउ द सेकंड प्रेगनेंसी, मदर की अब सेकंड प्रेगनेंसी हुई, सेकंड प्रेगनेंसी या फिर किसी भी आगे आने वाली सक्सेसिव प्रेगनेंसी में, सक्सेसिव आने वाली फर्दर प्रेगनेंसीज जो होंगी, वहां पे अब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। सक्सेसिव प्रेगनेंसीज आने वाली जो प्रेगनेंसी होगी, सेकंड बेबी, थर्ड बेबी, फोर्थ बेबी, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। क्या प्रॉब्लम होगी? सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ? मदर जब प्रेग्नेंट हुई तो ये मदर फिर इसके चारों तरफ वही प्लेसेंटा की लेयर, वही प्लेसेंटा की वही लेयर है जो इनके ब्लड को मिक्स नहीं होने देगी। कोई बात नहीं होगी मिक्स, कोई बात नहीं, सब समझ में आ रहा है। कह रहे सेकंड बेबी आया और प्लेसेंटा बन गई, ये मेम्ब्रेन बन गई, और ये बेबी है RH पॉजिटिव। कैसा बेबी है? RH पॉजिटिव है। मदर तो पहले से ही हमने पढ़ा, मदर तो RH नेगेटिव है, मदर का ब्लड RH नेगेटिव है, लेकिन पिछले पेज पे पढ़ा हमने, पहली प्रेगनेंसी की वजह से मदर के ब्लड में खूब सारी एंटी-RH एंटीबॉडी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मदर के ब्लड में खूब सारी एंटी-RH एंटीबॉडी है। कौन है? एंटी-RH एंटीबॉडी। अब ध्यान से सुनो, यहीं से खेला शुरू होता है। जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी होगी, प्लेसेंटा बनेगी, यहां से एंटी-RH एंटीबॉडी जो मदर बॉडी में सफिशिएंटली अवेलेबल है, खूब लार्ज नंबर में अवेलेबल है, ये प्लेसेंटा को आराम से क्रॉस कर जाती है। क्या कर जाती है? ये जो होती है प्लेसेंटा को आराम से, ये जो एंटीबॉडी है प्लेसेंटा को आराम से क्रॉस कर जाती है, और जैसे ही ये बच्चे के शरीर में आती है एंटी-RH एंटीबॉडी, देख सकते हो आप, समझ सकते हो, एंटी-RH एंटीबॉडी मदर से आसानी से प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकती है। एंटीजन नहीं जा रहा था, एंटीबॉडी प्लेसेंटा को आसानी से क्रॉस कर जाती है, और अब बच्चे के शरीर में आके इस RH ब्लड ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। और मैंने बताया था आरबीसी कहां बनती है? आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ये आरबीसी जहां से बनती है उस सेल का नाम है एरिथ्रोब्लास्ट सेल। ये जो एंटी-RH एंटीबॉडी है उस डेवलपिंग फीटस की आरबीसी को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देती है, आरबीसी फॉर्मेशन को इनहिबिट करना शुरू कर देती है। क्या करती है? ये जो एंटी-RH एंटीबॉडी है, देखेंगे नाउ, एंटी-RH एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को आराम से क्रॉस कर जाती है, एंड डिस्ट्रॉय आरबीसीज और एरिथ्रोब्लास्ट्स। जो आरबीसी की मदर सेल, उसका नाम क्या है भाई? आरबीसी की मदर सेल होती है, उसे कहते हैं एंड डिस्ट्रॉय आरबीसीज और एरिथ्रोब्लास्ट्स उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, इसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, या फिर सीवियर एनीमिया कॉज करती है।
एनीमिया, इसी को कहते हैं जब आरबीसी की कमी हो जाएगी, इसे कहते हैं सीवियर एनीमिया। लिवर डैमेज भी कर सकती है, ये लिवर में भी डैमेज कर सकती है, लिवर डैमेज हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि लिवर भी साइट होता है आरबीसी बनाने का, पढ़ा था हमने बोन मैरो, लिवर, लिवर डैमेज भी हो सकता है। और लिवर डैमेज के बाद जॉन्डिस बहुत ही कॉमन है। लिवर डैमेज होगी तो जॉन्डिस, लिवर के जो पिगमेंट्स होते हैं, लिवर के अंदर जो वेस्ट होता है जिसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन कहते हैं, वो ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी, और बहुत ही ज्यादा अगर इफेक्ट हुआ तो डेथ भी हो सकती है। सेकंड बेबी हो, थर्ड बेबी हो, आने वाली प्रेगनेंसी में हर बच्चे के लिए घातक होता है। इसीलिए कहा जाता है लड़का लड़की अगर दूल्हा दुल्हन खोजें तो लड़का आरएच पॉजिटिव और लड़की आरएच नेगेटिव ना हो। ये मिसमैच है, याद रखेंगे। ये मैरिज सारी मैरिजेस में से अनकॉम्पैटिबल मैरिज है, ये कॉम्पैटिबल नहीं है, अनकॉम्पैटिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्या कोई सोल्यूशन भी है? क्या प्रॉब्लम ही है या कोई सोल्यूशन भी है? ध्यान से सुनेंगे, ओनली प्रॉब्लम या कुछ सोल्यूशन भी है? तो ध्यान से सुनना और समझना। कह रहे सोल्यूशन बताया, साइंटिस्ट ने कहा इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन है, अगर शादी मान लो हो जाए, केवल इस वजह से हम शादी कैंसिल कर देना, यार वैसे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है और जाने अनजाने में ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में? याद रखें इनको, इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए देखें इस कहानी को रिवर्स लेकर के जाते हैं। रिवर्स लेकर के जाओगे तो आपने देखा मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिव कब हुआ? जब एंटीजन मदर की बॉडी में आया। एक्सीडेंटली जब मिक्सिंग हुई, एंटीजन जब आया तो मदर की इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई। और अगर हम मदर की इम्यूनिटी एक्टिवेट होने से पहले ही इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दें, अगर इस एंटीजन को पहले ही फ्रीज कर दें, यार मिलिट्री एक्टिव हो उससे पहले ही इसको फ्रीज कर दिया जाए, इसको स्टॉप कर दिया जाए, इसे सस्पेंड कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए, अगर एंटीजन मदर की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करे उससे पहले ही खत्म कर दें तो क्या होगा? तो साइंटिस्ट ने यही किया। साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने क्या किया? टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो सोल्यूशन निकाला, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो सोल्यूशन निकाला, क्या किया? द एंटी-आरएच एंटीबॉडी, एंटी-आरएच एंटीबॉडी is given to mother immediately after the delivery of first child। कह रहे मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो उससे पहले ही, immediately after the delivery of फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ के तुरंत बाद अगर एंटी-आरएच एंटीबॉडी दे दी जाए, इससे पहले कि मदर की इम्यूनिटी एक्टिव हो, बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ, ये देखिए लॉजिक इसके पीछे क्या है? मदर की इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगी तो मदर अपनी बुलेट बनाने लगेगी, या उसकी इम्यूनिटी एक्टिव मत होने दो, उसकी बुलेट प्रोड्यूस मत होने दो, बुलेट प्रोड्यूस होगी नहीं तो आगे आने वाली प्रेगनेंसी को कोई दिक्कत नहीं, मदर को इम्यूनिटी एक्टिव होने मत दो। तो कह रहे बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ मैटरनल इम्यूनिटी, किसकी इम्यूनिटी? मैटरनल इम्यूनिटी, मदर की इम्यूनिटी के एक्टिवेशन से पहले, यानी मदर की इम्यूनिटी एक्टिव उससे पहले ही उसके बॉडी में एंटी-आरएच एंटीबॉडी साइंटिस्ट ने ये आर्टिफिशियली बना लिया, पहले से रेडीमेड बना के रखा हुआ है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी रखी हुई है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी मदर की बॉडी में इंजेक्ट कर दो, बच्चे की डिलीवरी हुई, एंटीजन आया, कह रहे हैं ये एंटीजन गया और हमने एंटी-आरएच पहले ही दे दिया, खत्म। कह रहे मदर की इम्यूनिटी एक्टिव हो उससे पहले ही हमने एंटी-आरएच को खत्म कर दिया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं उसे अवॉइड किया जा सकता है। इसी आरएच फैक्टर से रिलेटेड पॉइंट्स को हमने यहां पे थोड़ा सोचा एनसीईआरटी भी आपके सामने रख दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि एनसीईआरटी में दिया क्या, सर ने छोड़ तो नहीं दिया। तो देखो एनसीईआरटी में जो दिया है उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा। कह रहे हैं अनदर एंटीजन, आरएच एंटीजन, जिसे डी एंटीजन कहा जाता है, ये जो डी एंटीजन है सिमिलर टू वन व्हिच इज प्रेजेंट इन रीसस मंकी। कहां खोजा गया था इसे डिस्कवर किया था भाई साहब रीसस में, रीसस मंकी, इसीलिए इसका नाम रखा आरएच फैक्टर। ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, क्या किया? कह रहे ये भी ऑब्जर्व किया गया है, ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। कह रहे ए बी के अलावा ये भी तीसरा एंटीजन था जो 80% पॉपुलेशन में पाया जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन में। कह रहे ऐसे इंडिविजुअल को आरएच पॉजिटिव कहा जाता है जहां ये पाई जाती है, और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें हम आरएच नेगेटिव कहते हैं। जिसे नहीं पाया जाता तो कह रहे दोज हुम एंटीजन दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड आरएच नेगेटिव। तो एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। अब क्या करें? इफ आरएच पॉजिटिव ब्लड इज एक्सपोज्ड विद आरएच नेगेटिव, क्या होगा? स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाई जाएंगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी अगेंस्ट द आरएच एंटीजन, देयरफॉर आरएच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। कह रहे हैं ए बी को जब आप मैच करते हो ब्लड ग्रुप में, आरएच को भी करो, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम कर सकता है। और इसी से रिलेटेड एक स्पेशल केस यहां पे डिस्कस किया गया है, अ स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी यहां डिस्कस की गई है। मिस मैचिंग को हम इनकॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं, हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर। एक प्रेग्नेंट मदर के आरएच ब्लड ग्रुप को कंपेयर किया गया है विद आरएच पॉजिटिव ऑफ द फीटस। बच्चे का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव, मदर का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव। कह रहे आरएच एंटीजन जो फीटस का है नॉर्मली डू नॉट एक्सपोज टू द मदर, आरएच नेगेटिव वाली मदर से एक्सपोज नहीं होता इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा। मैंने कहा प्लेसेंटा उसे मिक्स होने नहीं देती, प्लेसेंटा एक बैरियर है जो ब्लड को मिक्स नहीं होने देती पहली प्रेगनेंसी में, पहले चाइल्ड का ब्लड मिक्स हो ही नहीं रहा नॉर्मली। लेकिन अब कह रहा अगला, हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी, या तो डिलीवरी के टाइम पे या एक्सीडेंटली, अगर इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड स्मॉल अमाउंट में भी, अगर बेबी का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाए तो ऐसे केस में मदर विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी। मदर क्या करना शुरू कर देती है? एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। मदर खूब सारी बुलेट्स बना लेती है, गोलियां बना लेती है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तो फिर ऐसे में क्या होता है? इन हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, आने वाली प्रेगनेंसी, दूसरी प्रेगनेंसी, तीसरी प्रेगनेंसी, मदर की यही आरएच एंटीबॉडी जो होती है वो आसानी से लीक हो जाती है प्लेसेंटा से और चली जाती है बच्चे के बॉडी में, डिस्ट्रॉय कर देती है उसकी आरबीसी को। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसकी डेथ हो सकती है, फैटल हो सकता है, और फीटस में एनीमिया भी हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है, मतलब दुनिया भर की ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, लिवर डैमेज हो सकता है, आरबीसी खत्म हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है। इसी प्रॉब्लम का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसी प्रॉब्लम का नाम है फीटस की आरबीसी की किलिंग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं इसको। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग, कह रहे हैं यहां पे देखें, कह रहे दिस कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग एंटी-आरएच एंटीबॉडीज। इससे पहले की मदर की इम्यूनिटी एक्टिवेट हो, कह रहे हैं टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, जैसे पहले बेबी की बात हुई मदर की इम्यूनिटी जब तक एक्टिव होगी हमने एंटी-आरएच एंटीबॉडी दे दिया, सो दैट उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया जा सके और आने वाली प्रेगनेंसीज में इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। तो ये जो कंसेप्ट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का, आरएच फैक्टर का, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का, ये ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिया, कंप्लीट कर लिया ब्लड ग्रुपिंग्स। और अब आता है अगला टॉपिक जिसे कहेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अगला टॉपिक जो हमारी एनसीईआरटी में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग। क्यों करता है ब्लड क्लॉट, क्यों जरूरी है ब्लड क्लॉट करना? जैसे कि आप जानते हो आपके बॉडी में 5 से 6 लीटर खून है, 5 to 6 लीटर ब्लड नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, जो कि 7 to 8% होता है हमारे बॉडी वेट का।
कह रहे अगर हमने ये ब्लड लॉस करना शुरू कर दिया, अगर चोट लग जाए हमें, अगर हमारी ब्लड वेसल में कोई इंजरी हो जाए, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए और कोई इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, तो यहां इस ब्लड वेसल से फ्लो होने वाला ब्लड धीरे धीरे लीक होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। इसे कहते हैं हीमोरेज, हीमोरेज कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। और धीरे धीरे ये रिजल्ट करेगा ह्यूज ब्लड लॉस, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई जो बॉडी टिश्यू तक जाती है उसमें बहुत गिरावट आ जाएगी और अल्टीमेटली इट कैन लीड टू डेथ। तो कह रहे हैं इससे डेथ हो सकती है। तो अब जरूरी क्या है, ये जो ब्लड वेसल रप्चर हुई है चोट लगने के बाद, ट्रॉमा के बाद, इंजरी के बाद, जो ये रप्चर हुआ है, इस रप्चर को सील करना जरूरी है, इसको बंद करना जरूरी है, इसका क्लोजर जरूरी है। ये जो वेसल लॉस हुई है, डैमेज हुई है, इस ब्लड वेसल को क्या किया जाएगा, इस ब्लड वेसल को हील किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ये सील कर दी जाए ताकि इसका यहां से ब्लड लॉस रुक जाए। हमारा पर्पस है हम ब्लड लॉस को रोके, हीमरेज को रोके। तो याद रखें कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट, इट हेल्प इन प्रिवेंशन, प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड लॉस। ये ब्लड लॉस से बचाता है, ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। हमारा ब्लड वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हीमोस्टैसिस। क्या कहते हैं इसे, हीमोस्टैसिस कहते हैं, हीमोस्टैसिस कहते हैं, जिसका पर्पस, जिसका मतलब होता है, मीनिंग होती है टू मेंटेन ऑलवेज कांस्टेंट ब्लड वॉल्यूम। हमारे ब्लड का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, ब्लड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हमारी बॉडी में जैसे अगर मान लो मैं कहूं आज आपके पास मान लो 5 लीटर ब्लड है, आपने 500 ml किसी को डोनेट कर दिया, 800 ml किसी को डोनेट कर दिया, आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर में से आपने 500 ml आधा लीटर किसी को डोनेट कर दिया। बताओ 24 घंटे के बाद आपकी बॉडी में कितना ब्लड रह जाएगा? आपकी बॉडी वापस फिर से उस अमाउंट को मेंटेन कर लेगी, वापस फिर से 5 लीटर ब्लड हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी से ज्यादा ब्लड निकाल लिया जाए या आपको इंजरी हो जाए, आपने बहुत सारा ब्लड लॉस कर दिया है, ऐसे में आपकी बॉडी उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी, उस वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर पाएगी। लेकिन शुरुआत में जब आपको इंजरी होती है, छोटी मोटी ट्रॉमा होती है, छोटी मोटी इंजरी होती है, चोट लगती है, हल्की ब्लीडिंग शुरू होती है, थोड़ी देर के बाद वो ब्लीड स्टॉप हो जाती है अपने आप, नेचुरल प्रोसेस है ये। इस मैकेनिज्म को, इस नॉर्मल मैकेनिज्म को, व्हेन वी लूज, वी स्टार्ट लूजिंग आवर ब्लड वेसल्स, आवर ब्लड हैव सम स्पेशल कंपोनेंट, ऐसी चीजें हमारे ब्लड में है जो हमेशा ब्लड के कांस्टेंट या ब्लड के वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करके रखती है। उसी का पार्ट है इट इंक्लूड्स ब्लड क्लॉटिंग। 3 स्टेप में होता है वैसे तो ये 3 हीमोस्टैसिस के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स में होती है ये, 3 स्टेप्स में, जिसमें तीसरा स्टेप हमारे सिलेबस में जिसे हमें पढ़ना है, मैं नाम लिख देता हूं, बाकी दोनों के भी 3 स्टेप होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं वैस्कुलर स्पाज्म। क्या कहते हैं? एक होता है वैस्कुलर स्पाज्म, दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, और तीसरा होता है ब्लड कोएगुलेशन, जिसे क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को ही कोएगुलेशन कहा जाता है। और याद रखेंगे ब्लड का कोएगुलेशन होना हमारी बॉडी में ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने का बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और इस मैकेनिज्म को होने के लिए याद रखेंगे शुरुआत होती है इंजरी से। जैसे ही हमारे टिश्यू में इंजरी होती है तो हमारी जो रप्चर्ड, जो इंजर्ड टिश्यू है या फिर जो हमारी डैमेज्ड ब्लड वेसल है, डैमेज्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, ये डैमेज्ड ब्लड वेसल्स और टिश्यू एक्टिवेट, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, टिश्यू से रिलीज होता है टीएफ, इसे कहते हैं टिश्यू फैक्टर, और यहां प्लेटलेट से, डैमेज ब्लड वेसल से रिलीज होता है प्लेटलेट फैक्टर, और ये सारे फैक्टर्स मिल करके एक्टिवेट करते हैं एक एंजाइम को, जिस एंजाइम का नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। इसे प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज कहा जाता है। तो टिश्यू फैक्टर और प्लेटलेट्स, डैमेज्ड ब्लड वेसल और इंजर्ड टिश्यू, ये दोनों एक एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं मिलकर के, जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। कई सारे इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन हो जाती है, जिसमें जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होता है, अब हमारे ब्लड में, ध्यान से सुनिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उनमें क्लॉटिंग प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स इनएक्टिवेटेड रहती हैं। कैसे रहती हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं। ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, ये इनएक्टिव है, सोई हुई है, लेकिन जैसे इंजरी हुई, सारा स्टेप जब एक्टिवेट होता है, तो ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है, जिनका नाम है आपकी स्क्रीन पर, ये जैसे देखो, पहला है फिब्रिनोजन नाम की प्रोटीन है जो इनएक्टिव है। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होता है, ये इसे, अब देखो, इन प्रेजेंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच आयन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग? कैल्शियम आयन। थ्रोम्बोकाइनेज विद कैल्शियम आयन क्या करता है? फिब्रिनोजन को पहले नॉट फिब्रिनोजन, पहले प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव है, प्रो मतलब पहले, प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव है उसे एक्टिव किया जाएगा, एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टेप 1 इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन खुद एक फैक्टर की तरह काम करेगा कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। ये भी फिब्रिनोजन, अगला स्टेप, फिब्रिनोजन को फाइनली फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। इसी फिब्रिन को कहते हैं क्लॉट। जो लाल कलर का कोएगुलेटेड फॉर्म आप देखते हो ब्लड क्लॉटिंग में, वो ब्लड क्लॉटिंग इसी फिब्रिन का, इसी क्लॉट का होता है। इसी क्लॉट में आरबीसी फंसी होती है। आरबीसी का कोई रोल नहीं, ध्यान रखेंगे, देयर इज नो रोल ऑफ आरबीसी इन द क्लॉटिंग, बट आरबीसी ट्रैप हो जाती है उसी क्लॉट में, याद रखेंगे। क्लॉट जो होता है, क्लॉट इज रेड कलर्ड, क्लॉट जो होता है वो रेड कलर्ड का होता है। क्यों? बिकॉज ब्लड सेल्स जो होती हैं, ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड हियर, लेकिन ब्लड सेल का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल प्लाज्मा। और यहां देखिए प्लाज्मा में जो प्लेटलेट है वो, और दूसरा टिश्यू फैक्टर जो इंजर्ड टिश्यू है वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का यहां कोई रोल नहीं होता। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हुआ, मल्टी स्टेप में एक्टिवेट हुआ है, इस एक्टिवेशन को हम कैस्केड कह सकते हैं। देखो कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, स्टेप ए, स्टेप बी, ऐसे करके बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व है। ये थ्रोम्बोकाइनेज एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या करती है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और फिर ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन जो है फाइनली ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। क्लॉट बनने का मतलब इस साइड से जो ब्लड था, उस ब्लड के लॉस को यहां स्टॉप कर दिया गया।
तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के इसी मैकेनिज्म को हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। साइंटिस्ट ने 13 फैक्टर्स के बारे में बताया कि मेजर 13 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो एक के बाद एक एक्टिवेट होते हैं। इस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने बताया कि ये एक कैस्केड इवेंट है। अगर मैं कहूं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसी इवेंट है तो आप बताओगे कैस्केड प्रोसेस होता है। कोई पूछे कैस्केड का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हर स्टेप अपने प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये मेरी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों 5 स्टेप हैं, ये सारी सोए हुए हैं। जब मैं पहली फिंगर को हिट करूंगा तो ये दूसरी फिंगर को हिट करेगी, दूसरी फिंगर हिट होगी तो ये तीसरी फिंगर को हिट करेगी, तीसरी फिंगर होगी तो ये चौथी को हिट करेगी, चौथी वाली पांचवी को हिट करेगी। तो ये जो हिटिंग है एक के बाद एक, स्टेप 1 एक्टिव, स्टेप 1 2 को करेगा, 2 3 को करेगा, 3 4 को करेगा, 4 5 को करेगा। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन, एक मल्टी स्टेप वाली रिएक्शन जिसमें हर स्टेप अपने प्रीवियस स्टेप पे डिपेंडेंट होता है, उसी को कहते हैं कैस्केड इवेंट। यहां देखें जब प्रोसेस शुरू होगा, डैमेज्ड वेसल्स जो होती हैं वो टिश्यू फैक्टर रिलीज करती हैं, टिश्यू फैक्टर रिलीज करती हैं और यहीं से शुरुआत होती है। डैमेज्ड वेसल टिश्यू फैक्टर रिलीज करती हैं और टिश्यू से डैमेज्ड वेसल से प्लेटलेट फैक्टर रिलीज होता है और टिश्यू से टिश्यू फैक्टर, और ये दोनों फैक्टर रिलीज होते हैं और एक्टिवेट करते हैं मल्टीपल स्टेप्स में एक एंजाइम को जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। यही हमारी एनसीईआरटी कहती है और इसी स्टेप को हमें याद रखना है। स्टेप 1 यहां पे, स्टेप 2 यहां पे। कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, यही क्लॉटिंग है। इससे ज्यादा एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए इतना ही सफिशिएंट है। वो 13 फैक्टर की लिस्ट आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, आप उसे लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्लास में वो भी लिख दूंगा, लेकिन आज की क्लास को खत्म करने का समय हो चुका है। अब आज देख लेते हैं हमारे पास और क्या क्या पड़े हुए हैं, हमारे पास और क्या क्या कांसेप्ट पड़े हुए हैं। तो समरी खत्म करते हैं, आज का खेला यही, आज की क्लास का खेला समाप्त करते हैं। आज जो मेजर पार्ट हमने ब्लड ग्रुपिंग के डिस्कस किए, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कस किया, यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे, यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे। होमवर्क जो होगा आपके लिए डीपीपी जो जा चुकी है आप उसे सॉल्व कर लेंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, प्लस क्लास नोट्स को एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि एरिथ्रोब्लास्टोसिस का कांसेप्ट आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी एक बार अगर आपने क्लास को ढंग से समझ लिया तो क्लास नोट्स को रिवाइज कर लें। एनसीईआरटी बार बार, क्लास नोट्स एक बार। एनसीईआरटी का नारा जो सब लोग पढ़ेंगे बार बार, क्लास नोट्स को समझेंगे एक बार और एनसीईआरटी पढ़ेंगे बार बार, क्योंकि एनसीईआरटी से ही भला होने वाला है। और तीसरा पार्ट होगा आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन लगाएंगे डेली, कम से कम 20 सवाल, 25 भी हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कम से कम 20 से 25 सवाल डेली लगाओ ही लगाओ, डीपीपी साथ में लगाओ ही लगाओ। डेली प्रैक्टिस आप इतना करोगे तो आपके लिए इतना सफिशिएंट हो जाएगा। और इसी के साथ आज का खेला करते हैं समाप्त। थैंक यू बोलने का समय आ गया, क्योंकि आपको थैंक यू बोलना इतना जरूरी है। आपको थैंक यू बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप इस क्लास को पूरे पेशेंस से, पूरे दिल के साथ पढ़ते हो, पूरे मन से पढ़ते हो। मामूली नहीं है किसी की बकवास को 1.5 घंटे तक लगातार सुनते रहना, ऐसे बक 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 कोई कर रहा है आपके सामने, और वो भी पढ़ाई की बात। सोच के देखो, पढ़ाई की बात आपके सामने 1.5 घंटे तक की जा रही है और आप चुपचाप पेशेंटली अगर सुन रहे हो तो थैंक यू बोलना तो बनता है। तो मेरी तरफ से ढेर सारा थैंक यू, ढेर सारा प्यार। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, इसी तरह की बक बक करने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते हैं, मुस्कुराते रहें। लव यू ऑल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।